राहुल गांधी पकड़े गए बीएसपी की नकल करते हुए। क्या ये पूरा एक षड्यंत्र है या राहुल गांधी की बदली है सोच? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए खबर निकल कर आ रही है बिहार से, और बिहार के हवाले से जिस तरीके से जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा हुआ है वो जिस तरीके से सामने निकल कर सामने आया है, तमाम राजनीतिक दल इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम देखते हैं राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ा जो बयान है वो निकल कर सामने आया, और राहुल गांधी लिखते हैं बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी यानी 84% ओबीसी एससी एसटी की जनसंख्या है, और केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। जी हां, जिस तरीके से आपके सामने जो बात निकल कर आई, और राहुल गांधी जहां साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है जिसे मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसको लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसकी नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? क्या राहुल गांधी की सोच बदल चुकी है? जो कांग्रेस की गांधीवादी सोच वाली जो पार्टी है, क्या उसने अपनी सोच बदल दी है? क्या वो बाबा साहब मान्यवर कांशीराम या बीएसपी के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसे बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को या बहुजन या वोट को काटने के लिए कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है? आने वाले समय में इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी वीडियो के साथ मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो जी हां, जिस तरीके से निकल कर सामने चीजें आ रही हैं, जिस तरीके से आप देखते हो राहुल गांधी का ये बयान, जहां पर एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या वो 85% बताते हैं और तमाम उसके हक और उसकी आबादी की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप ये साफ तौर पर जानते हैं कि कांग्रेस एक गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी है, और जहां बहुजन समाज पार्टी जिसका नारा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसे मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू किया था, उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब मंडल आयोग लागू करवाने के लिए गिरफ्तारियां देते हैं, और गिरफ्तारियां देने के बाद वीपी सिंह को मजबूरन मंडल कमीशन लागू करना पड़ता है, जिसके बाद ओबीसी समाज को तमाम वो हक मिलते हैं जिनका वो हकदार है। और बात किया जाए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की जब से उसने राजनीति शुरुआत की है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के साथ साथ से अब तक जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं, बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जिसकी जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में उसने अपने टिकट्स भी दिए हैं। बात किया जाए अगर ओबीसी समाज की, तो ओबीसी समाज बहुजन समाज पार्टी के मिलने से पहले तक संसद का मुंह तक नहीं देख पाई थी। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद उसमें तमाम जो ओबीसी नेता हैं उनमें से तमाम ओबीसी नेताओं को बनाया, उन्हें संसद तक पहुंचाया, उन्हें मंत्री पद तक दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम ऐसे जो नेता हैं वो आपको देखने को भी मिल जाएंगे जो आज एक अच्छी खासी पोजीशन और राजनीति में एक अच्छा प्रतिनिधित्व भी रखते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से खबर निकल कर आई, और जो बात किया जाए जहां हिस्सेदारी की, तो ये राहुल गांधी का ये बयान पढ़ते हुए मुझे एक बात याद आ गई पूना पैक्ट की, जहां पर मान्यवर कांशीराम साहब के जो उन्होंने जो नारा दिया था, तो उस नारे को लेकर भी अगर वहां देखा जाए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में जो ये पूना पैक्ट नजर आया, और उस पूना पैक्ट में गांधी जी ने क्या किया था? क्या इसी समाज का जो 85% समाज है, इसी के हक के जो उसको राजनीतिक हक मिला था, जिसे बाबा साहब गोल में सम्मेलन से लड़कर लेके आए थे, उसे छीनने का काम किसने किया? और बाबा साहब ने साफ तौर पर कहा था कि मैं जो फलों की टोकरी लेकर अंग्रेजों से लड़कर लेके आया था, उसे गांधी और गांधी के लोगों ने मुझसे छीन लिया। तो ये जो खबर निकल कर आई, और जिस तरीके से आज राहुल गांधी की ये बात निकल कर आई, तो जिस तरीके से आप इस पर अगर एनालिसिस करते हैं और तमाम चीजों को देखते हैं, जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं जो पिछले चुनावों में लगातार हारती आ रही, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से जो ये बयान आया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिताने के लिए और कांग्रेस को फिर से मजबूती देने के लिए, जिससे जो एससी एसटी ओबीसी समाज है वो कांग्रेस के साथ जुड़ सके, तो कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक न्याय की भावना से कम और राजनीतिक भावना से ज्यादा प्रेरित करता हुआ बयान नजर आता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आप आगे धीरे धीरे जैसे हमारे वीडियो को देखेंगे आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीएसपी के आने से पहले ओबीसी समाज की भारत देश की राजनीति में क्या हालत थी। नवरूप कुमार जी का एक ट्विटर हैंडल से मैंने एक ट्वीट निकाला है, उस ट्वीट को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नवरूप कुमार लिखते हैं, जब बीएसपी नहीं थी यूपी की 78 ओबीसी जातियों ने कभी विधानसभा नहीं देखा था। बसपा ने पहले
1989 में 14 जातियों को टिकट दिए जिसमें से सिर्फ 2 जीते थे। 1991 में उसने 22 लोगों को टिकट दिए जिसमें 4 जीते थे। 1993 में उसने 32 लोगों को टिकट दिए और 11 जीते। यानी 1993 में जब बसपा ने टिकट दिया ओबीसी समाज के लोगों को, 32 लोगों को जब टिकट दिया गया उसमें से 11 लोग जीत कर आते हैं। और 1995 में जब बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो सरकार बनते हैं उनका 11 के 11 लोगों को मंत्री बनाया गया। तो ये बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, आज उसकी जीत जिस तरीके से आपको नजर आ रही, जो मान्यवर कांसीराम साहब की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं आपको जीतती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के हवाले से मैं एक खबर आपके सामने और रखना चाहूंगा जो प्रोफेसर विवेक कुमार के ट्विटर हैंडल से निकल कर आती है। और प्रोफेसर विवेक कुमार लिखते हैं, बिहार के जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब बहुत याद आए। मान्यवर का जातियों के की जनसंख्या आकलन कितना सटीक था। जी हां, आप जब 1978 और मान्यवर कांसीराम जब 1978 के वहां पर जब कर रहे थे, जब चुनाव लड़ रहे थे और तमाम राजनीति कर रहे थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था जिस तरीके से उन्होंने सवर्ण जातियों को 15% और जो तमाम जो बहुजन जातियां थी, बहुजन समाज के जो लोग थे उन्हें ओबीसी हो, एससी हो, दलित हो या माइनॉरिटी, इन सबको मिला के उन्होंने कहा था कि 85% जो जनसंख्या है आज उनका वो अनुपात आज जो बिहार की जनगणना होकर निकल कर सामने आती है। तो मान्यवर कांसीराम साहब का गणित उस टाइम पे कितना बेहतर था और आकलन कितना सटीक था वो साफ तौर पर निकल कर सामने आता है। और यही बात जो है प्रोफेसर विवेक कुमार अपने ट्वीट में कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद ही जो हम खबर रखते हैं वो विवेक कुमार जी के ट्विटर हैंडल से दूसरी जो खबर निकल कर आई, और अचानक जातिगत जनगणना एक राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा बन गया। बाबा साहब के अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी की संकल्पना, जो ओबीसी आयोग था उसकी संकल्पना रखी थी उन्होंने। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का उन्होंने दिया था, जिसके तहत मंडल कमीशन लागू करने के लिए उन्होंने गिरफ्तारियां दी और बहुजन बुद्धिजीवियों का योगदान है, जिसकी वजह से आज ये जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं संपन्न हुई। और ये जातिगत जनगणना होने के बाद कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर सामने निकल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात किया जाए तो उसने अपनी राजनीति की शुरुआती दौर से आज तक वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इसी एजेंडे पर काम करती हुई नजर आती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का जो नारा उसने बुलंद किया। और लगातार आप उसके जब टिकट बंटवारे को देखते हैं तो वो उसके जनसंख्या के अनुपात में जो है वो टिकट कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती है। लेकिन यहां पर बात जो निकल कर आती है वो राहुल गांधी बीएसपी की आज नकल क्यों कर रहे हैं, क्यों वो मान्यवर कांसीराम साहब का वो जो नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को कॉपी करके उसके तोड़ मरोड़ के जो वो पेश करते हुए निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है जिसकी जितनी आबादी उतना हक, जहां पर मान्यवर कांसीराम साहब के उस बयान को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए, यानी बात किया जाए तो बीएसपी की खास तौर पे नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नकल करने का सीधा से सीधा फंडा जो निकल कर सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आगामी जो चुनाव है उस चुनाव में एससी एसटी ओबीसी उस दलित वोट बैंक को साधने के लिए तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया चल रही है उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी जो ये प्रतिक्रिया दे रही है चुनावी क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग रख रहा हूं। आज से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की मामला है, जहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टल गर्ल है अर्चना गौतम। ये अर्चना गौतम वही अर्चना गौतम है जो बिग बॉस में थी। और जो बात किया जाए ये कांग्रेस की, अगर 2022 की बात किया जाए तो 2022 की जो हस्तिनापुर की विधान जो ये बात किया जाए तो वहां की प्रत्याशी भी थी। और प्रत्याशी होने के साथ साथ ये चुनाव विधायक पद की प्रत्याशी थी और चुनाव हार गई थी। लेकिन जब जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर आते हैं और आंकड़े आने के बाद जब अर्चना गौतम और उनके पिताजी दोनों कांग्रेस के कमेटी ऑफिस जाते हैं प्रियंका गांधी को बधाई देने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके पिता को और उनके अर्चना गौतम को पीटते हुए, उनको मारते हुए ऑफिस से बाहर कर देते हैं। और इस पूरे मामले पर क्या प्रियंका गांधी का कोई बयान आया, क्या राहुल गांधी का कोई बयान आया, क्या सोनिया गांधी का कोई बयान आया? लेकिन हाँ, जब ये जातिगत जनगणना निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो 85% की बात करते हुए नजर आते हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी की जो वोट बैंक है उसको साधा जा सके। ये एक दलित समाज की जो बेटी थी जो अर्चना गौतम, जिसने तमाम फेम का इस्तेमाल कांग्रेस ने अपने पुराने चुनावों में किया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकती, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से मामला निकल कर आया उस जो एक, क्योंकि वो एक फेमस पब्लिसिटी है, वो उसने एक्टर थी, एक फेमस
सेक्टर थी, उसके पास वोट बैंक था, लोग उनको जानते थे, पहचानते थे, उनका इस्तेमाल कांग्रेस ने 2022 के चुनाव में किया। और चुनाव में इस्तेमाल करने के बाद में जिस तरीके से मामला निकल कर आया और जिस तरीके से अर्चना गौतम को पार्टी कार्यालय से जिस तरीके से मार के, उनके पिताजी को मार के भगाया गया, और उस पर क्या राहुल गांधी ने कोई बयान दिया, क्या प्रियंका गांधी ने कोई बयान दिया? किसी की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया। हाँ, एक कार्रवाई जरूर हुई है इस पूरे मामले पर, जहां पर बहुजन समाज या दलित समाज से संबंध रखने के कारण अर्चना गौतम को कहीं ना कहीं 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया गया है। जी हां, कार्रवाई जो मारा गया, जो पीटा गया, उसी के ऊपर 6 साल के लिए कार्रवाई की गई। यही है कांग्रेस की असली नीयत। और आप इसको अभी से नहीं, गांधी जी के समय से आप देखते हो तो गांधी जी के समय से भी जो पूना पैक्ट हुआ वो इसी का परिणाम था, जिसके बाद बाबा साहब किस तरीके से दुखी हुए थे। और कहीं ना कहीं जो तमाम जो आप चीजें देखते हो, चाहे आप राजस्थान की चीजें ले लो, राजस्थान में जब भी कोई मामला बड़ा निकल कर आता है और वहां पर कोई भी ऐसा जुल्म, जाति अत्याचार जो दलित समाज पर या ओबीसी समाज पर होता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकारें मौन होती हुई नजर आती हैं। लेकिन वहीं जब तमाम चीजें निकल कर आते हैं, यही तो वो कांग्रेस है जहां पर बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। राजस्थान की बात कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर उसको स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आती है, ना ही वहां पर उनके हक, अधिकार, मान सम्मान की बात करती हुई नजर आती है। लेकिन जब ये 85% का आंकड़ा आ रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगा कि ये जो जनसंख्या का जो अनुपात निकल कर आ रहा है, इससे अब जो ये जातियां हैं वो अपना हक मांगेगी, उनकी सरकार में कितना उनका प्रतिनिधित्व है। तो अर्चना गौतम का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, दलित बेटी होने के कारण उनका इस्तेमाल करके पार्टी की तरफ से जिस तरीके से उनको मार के कार्यालय से निकाल दिया गया, उसका वीडियो लगातार ट्विटर पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। अर्चना गौतम उसको लेकर लगातार बयान भी देती हुई नजर आ रही हैं। और यही अर्चना गौतम जब बिग बॉस हाउस में थी तो अपनी पार्टी की और अपनी प्रियंका दीदी के लिए उन्होंने तमाम ऐसे कंटेस्टेंट से जिनसे लड़ाई भी कर ली थी, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से उनको बिग बॉस से बाहर भी निकाला गया और फिर उनको पुनः शामिल किया गया। तो जहां पर एक ईमानदारी से एक दलित समाज की बेटी एक पार्टी की जो सेवा उसने की और अपने कहीं ना कहीं उसको लगा कि मैं जहां पे हूं उसके ईमानदारी से उसके साथ में रही, उसके साथ इस तरीके से बस सलूक किया गया, तो बड़ा सवाल निकल कर आता है कि अगला नंबर मल्लिकार्जुन खड़गे का है। इस तरीके के तमाम बयान आते हैं। और यही राहुल गांधी जिन्होंने एक इंडिया गठबंधन करके गठबंधन बनाया जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा, जिस 85% की आप बात करते हो उसमें लगभग 20% की बात किया जाए तो एससी कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो और जिसमें तमाम जो मुस्लिम समुदाय की बात किया जाए, मुस्लिम समुदाय आता है, तो इंडिया गठबंधन में कहां है दलित समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को आपने आमंत्रण क्यों नहीं दिया? उनका प्रतिनिधित्व कहां है? मुस्लिम समाज के तमाम बड़े नेताओं का प्रतिनिधित्व कहां है? कहां पर उनको आपने बुलाया? तो ये जो हवाई बातें राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से निकलकर सामने आ रही हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर आप जब ध्यान करेंगे, आप जब उन पर गौर करेंगे, तो राहुल गांधी और गांधीवादी विचारधारा आपके सामने निकल कर आ जाएगी। आज भी राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस की मानसिकता बदली है। अगर मानसिकता बदली होती तो अर्चना गौतम के साथ बदसलूकी करने वाले, उनके पिता के साथ बदसलूकी करने वाले लोगों पर कार्रवाई होती, ना कि अर्चना गौतम पर। जब इंडिया गठबंधन में तमाम राजनीतिक पार्टियों को आपने इनविटेशन दिया, उनको बुलाया, उनको शामिल किया, उनके प्रतिनिधित्व की आप बात करते हो, तो कहां है तमाम दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लीडर्स? कहां हैं आपके गठबंधन में? कहां है मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लीडर का जो प्रतिनिधित्व है आपके गठबंधन में, कहां है? तो ये जो 85% और दलितों की जो ठगने की आप बात करते हुए नजर आ रहे हो, दलित समुदाय या मुस्लिम समुदाय या 85% वो समुदाय अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आपकी जो आपका मान्यवर कांसीराम साहब की जो नकल करते हुए नजर आते हैं, बहुजन समाज, दलित समाज और तमाम मुस्लिम समाज और भारत देश की तमाम आवाम इस चीज से वाकिफ है और आपकी तमाम जो दकियानूसी बातें हैं उस पर नजर बनाया हुआ है, क्योंकि अब बहुजन समाज उतना ज्यादा भोला नहीं है, उसको सारी चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि उसके अंदर भी अब राजनीतिक चेतना मान्यवर कांसीराम साहब से लेकर बाबा साहब से लेकर माननीय बहन जी से लेकर तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से सामूहिक प्रयास से लगातार जो उनमें राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना और आर्थिक चेतना लगातार आ रही है, उससे आप उसे आसानी से बरगला नहीं सकते। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जो मान्यवर कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी को क्यों कॉपी करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी की सोच सच में बदल गई है या राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता वही गांधीवादी मानसिकता है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।